इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से। दक्षिण 24 परगना में बीजेपी अध्यक्ष पर हुए हमले पर गृह मंत्रालय सख्त है। गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर डीजीपी और मुख्य सचिव को 14 दिसंबर को दिल्ली बुलाया है। गवर्नर की रिपोर्ट के बाद ही गृह मंत्रालय ने मुख्य सचिव और डीजीपी को तलब किया है। तो यह बहुत बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। गृह मंत्रालय की तरफ से पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी दोनों को तलब किया गया है। आपको बता दें, राज्यपाल से गृह मंत्रालय की तरफ से रिपोर्ट तलब की गई थी। राज्यपाल ने रिपोर्ट सौंपी जिसमें बताया कि सुरक्षा में चूक हुई थी, जेपी नड्डा के प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया गया था। और इस रिपोर्ट के देने के बाद अब गृह मंत्रालय की तरफ से डीजीपी और मुख्य सचिव को किया गया है तलब। यह बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। 14 दिसंबर को दोनों को बुलाया गया है दिल्ली। गृह मंत्रालय की तरफ से नड्डा के काफिले पर जो हमला हुआ उसको लेकर केंद्र सरकार पूरी तरीके से सख्त और सख्ती के बीच राज्यपाल की रिपोर्ट ये कहती है कि प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया गया, जेपी नड्डा के काफिले में सुरक्षा की चूक हुई, प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया गया, नियमों का उल्लंघन किया गया। और इस सब के बीच अब केंद्र सरकार की तरफ से सख्ती दिखाते हुए गृह मंत्रालय ने तलब किया है मुख्य सचिव और डीजीपी को। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी को 14 दिसंबर को किया गया तलब। दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशिका सिंह कोलकाता से हमारे साथ हैं, अमित पांडे दिल्ली से। अमित, सख्ती सरकार की, राज्यपाल की रिपोर्ट और उसके बाद ये बड़ी जानकारी, 14 दिसंबर को डीजीपी मुख्य सचिव तलब। जी, 14 दिसंबर को मुख्य सचिव और डीजीपी को गृह मंत्रालय आना होगा और यहाँ पर आला अधिकारियों के सामने बताना होगा कि आखिरकार क्यों राज्य में कानून व्यवस्था की ऐसी हालत है, क्योंकि गृह मंत्रालय पूरे देश भर में कानून व्यवस्था क्या है यह बराबर दिशा निर्देश जारी करता रहता है। और इसी प्रक्रिया के तहत, इसी नियम के तहत राज्य सरकार के दोनों शीर्ष अधिकारियों को ये नोटिस जारी किया गया है और उनको बुलाया गया है। और ये बात भी हम बता दें कि उनको बताना होगा कि क्यों कानून व्यवस्था की स्थिति राज्य में इस तरीके की है और जो जो सवाल गृह मंत्रालय द्वारा पूछे गएंगे उसका जवाब देना होगा। ऐसा बार बार नहीं होता या ये एक बहुत सीधी सादी या नॉर्मल प्रक्रिया नहीं है, ऐसा बहुत ही कम होता है। पिछले कुछ सालों में ऐसा पहली बार हो रहा है जब कानून व्यवस्था के मुद्दे पर मुख्य सचिव और डीजीपी को एक साथ गृह मंत्रालय ने बुलाया है और सिलसिलेवार तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर जवाब मांगा है। जी अमित, यानी अब डीजीपी और मुख्य सचिव दोनों को बताना होगा कि प्रोटोकॉल फॉलो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि लगातार हम यही सवाल उठा रहे थे कि अगर कोई भी वीआईपी प्रोटेक्टी पहुंचता है तो पुलिस का काम तो नियमों को फॉलो करना है, और अगर वो फॉलो नहीं हुआ तो फिर उसके लिए जिम्मेदार कौन? देखिए, पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था का मुद्दा ये बहुत ही ज्वलनशील मुद्दा रहा है। वहाँ के राज्यपाल भी गृह मंत्री से मुलाकात कर चुके हैं और समय समय पर राज्य सरकार को गृह मंत्रालय निर्देश जारी करता रहा है। और इसी नियम के तहत जो पूरी की पूरी कानून व्यवस्था है राज्य में, उसको लेकर इन दोनों नुमाइंदों को तलब किया गया। और जाहिर सी बात है, जब इन दो शीर्ष अधिकारियों और गृह मंत्रालय के अधिकारियों के बीच चर्चा होगी तो इस घटना का भी यहाँ पर जिक्र होगा। तो एक पूरा एक विस्तृत ब्यौरा लिया जाएगा कि आखिरकार क्या कानून व्यवस्था की स्थिति है, किस तरीके से अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है और क्यों बार बार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। जी यानी अमित, यानी मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी को तलब करना मतलब सीधे सरकार से ही जवाब। आपके पास आएंगे इस पर और समझने की कोशिश करेंगे। आशिका भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। आशिका, ये सवाल लगातार खड़ा हो रहा था कि आखिर ये चूक हुई क्यों? कानून व्यवस्था का ये मसला था क्या? सिर्फ कानून व्यवस्था का मसला था या फिर मसला कुछ और था? कोई प्रेशर था पुलिस पर? देखिए, पुलिस पर सवाल उठना लाजमी है। जैसा कि जिस दिन जेपी नड्डा यहाँ पर पहुँचे, जो घटना हुई उसके बाद बीजेपी लगातार ये कह रही थी कि सुरक्षा में चूक रह गई, ना तो पायलट कार दी गई, ना तो जब झड़प हुई वहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं से प्रदर्शनकारियों की तो वहाँ पर पुलिस मौजूद थी। बावजूद इसके दूसरे दिन भी तस्वीर बदली नहीं, वही तस्वीर नज़र आई। वहाँ भी पुलिस जो थी वो मूक दर्शक बनी नज़र आई। जिस रास्ते से जेपी नड्डा को गुजरना था, काफिला उनका गुजरना था, वहाँ भी इतनी भारी संख्या में लोग थे। इसको लेकर के पुलिस पर सवाल उठना लाजमी है। वहीं टीएमसी जो है इस पर जो है पूरी तरह से पूरी घटना पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। टीएमसी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जेपी नड्डा को डायमंड हार्बर जाने की जरूरत ही क्या पड़ गई। जी बिल्कुल, इन तमाम सवालों के बीच आशिका हम लौटेंगे और अमित आपसे भी समझने की कोशिश करेंगे। तलब किया गया है, आप बता रहे हैं कि रेयर है ऐसा, ये कोई सामान्य स्थिति नहीं है कि गृह मंत्रालय की तरफ से किसी राज्य की चीफ सेक्रेटरी को तलब किया जाए, डीजीपी को तलब किया जाए। तो क्या आप डीजीपी और मुख्य सचिव के पास कोई विकल्प नहीं है तलब वहां पर पेश होने के अलावा, वहां पर मौजूद रहने के अलावा? इस पर बातचीत करेंगे, लेकिन इस बीच बता दें, दक्षिण 24 परगना में बीजेपी अध्यक्ष पर हुए हमले पर बंगाल के गवर्नर ने अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंप दी है। इस रिपोर्ट में राज्यपाल ने सुरक्षा में चूक पर उठाए हैं सवाल। राज्यपाल के मुताबिक राज्य सरकार
सरकार ने नड्डा की सुरक्षा का सही से इंतजाम नहीं किया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया कि पुलिस को बीजेपी अध्यक्ष के कार्यक्रम की पहले से सूचना थी, फिर भी पुलिस ने सुरक्षा प्रोटोकॉल को पूरी तरीके से फॉलो नहीं किया। तो बंगाल हिंसा पर राज्यपाल की तरफ से भी रिपोर्ट दे दी गई है गृह मंत्रालय को, और उसी रिपोर्ट के आधार पर गृह मंत्रालय ने चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी दोनों को तलब किया। अमित बता रहे हैं कि यह सामान्य स्थिति नहीं है। ऐसा रेयर ही होता है कि जब डीजीपी और मुख्य सचिव, किसी राज्य के मुख्य सचिव को किसी घटना को लेकर तलब किया जाए। अमित, आप ही के पास आते हुए, अगर ये सामान्य स्थिति नहीं है, डीजीपी चीफ सेक्रेटरी को तलब करना मतलब सीधे सीधे राज्य सरकार से ही जवाब ये मान लिया जाए, और क्या आप दोनों के पास कोई विकल्प नहीं, यानी 14 दिसंबर को जवाब देना ही होगा कि किन परिस्थितियों में ये सब कुछ हुआ? देखिए, हमें इस पूरी परिस्थिति को समझना चाहिए कि विकल्प का इसमें सवाल नहीं है। एक नियम है, जो कि शक्तियां हैं, जो कि गृह मंत्रालय, जो कि कस्टोडियन है कानून व्यवस्था के पालन के लिए समूचे देश में, और उन्हीं शक्तियों के तहत, उन्हीं नियम के तहत किसी एक घटना को लेकर नहीं, जो राज्य में पिछले कुछ दिनों से कानून व्यवस्था की स्थिति है उसको लेकर राज्य के इन शीर्ष अधिकारियों को तलब किया है। अमूमन जो गृह मंत्रालय है, केंद्र सरकार है, आला अधिकारियों को बुलाती रहती है, जैसे आपदा के वक्त बुलाती है या तो राष्ट्रीय कार्यक्रम के प्रोग्राम के तहत बुलाती है, लेकिन कानून व्यवस्था के मुद्दे पर पिछले कुछ सालों में ऐसा पहली बार हुआ है जब एक साथ इन दो आला अधिकारियों को बुलाया गया है। इससे पहले बराबर नोटिस भी दिया गया था और सवाल भी पूछे गए हैं कुछ कुछ घटनाओं को लेकर। इस घटना को भी लेकर केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से सवाल पूछा है, और कल ही पूछा था, लेकिन अब जब तलब किया है। अमित, हमारे साथ रहिए, हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय खुद जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। कैलाश विजयवर्गीय जी, डीजीपी मुख्य सचिव को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर अब तलब किया गया है गृह मंत्रालय की तरफ से। अब आपसे समझना चाहेंगे उस वक्त कल, क्योंकि आप भी मौजूद थे जेपी नड्डा के काफिले में, उस वक्त हुआ क्या क्या था? देखिए, मैं आपको स्मरण कराना चाहता हूं कि एक दिन पहले जब हमें डायमंड हार्बर जाना था, हमें शाम को सूचना मिली थी कि वहां पर ममता जी के भतीजे हैं, उनके दाएं बाएं हाथ है, एक शौकत मौला है, दूसरे जहांगीर हैं, वो लोगों का भोजन बना रहे हैं और बसों से लोगों को वहाँ पर बुला रहे हैं, जिससे कि रोड जाम हो सके और हम कार्यक्रम स्थल पर नहीं पहुँच सकें। जब हमें ये जानकारी मिली तो हमने ईमेल किया गृह सचिव को, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को जानकारी दी, एक ईमेल हमने गृह मंत्रालय केंद्र को भी दिया कि इस प्रकार की घटना हो सकती है। हमने गवर्नर साहब को भी सूचित किया, गवर्नर साहब ने भी डीजी और सीएस को सूचना दी कि भाई इस प्रकार की घटना हो सकती है। जब पूरी जानकारी हमने एक दिन पहले दे दी, हमारे पास आ गई, उसके बाद भी यदि सरकार व्यवस्था नहीं कर सके, राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर जानलेवा पुलिस के सामने हमला हो जाए, जानलेवा हमला, एक नहीं 10-10 गाड़ी फोड़ दी जाए, हज़ारों की संख्या में लोग वहाँ पर हो, तो ये सरकार का फेल्योर है, ये गवर्नमेंट का फेल्योर है, ये शासन प्रशासन का फेल्योर है। और मैं समझता हूँ कि बंगाल के इतिहास में ऐसी घटना पहली बार हुई है जिससे पूरा बंगाल शर्मसार हुआ है, और यह सरकार के फेल्योर के कारण हुआ है, ये ममता जी के अहंकार के कारण हुआ है। तो बंगाल की जनता भी देख रही है कि आज वो अपने आप को अपमानित महसूस कर रही है सरकार के इस कृत्य से। मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही शर्मनाक, देश के लिए बहुत बड़ी शर्मनाक घटना है ये, कि किसी एक राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल के अध्यक्ष के ऊपर जानलेवा हमला हो, पहले सूचना देने के बाद भी यदि प्रशासन कंट्रोल नहीं कर सकता है, पुलिस के सामने अगर गुंडाई करें, और उसके बाद भी यदि केंद्र सरकार सीएस और डीजी को नहीं बुलाए, तो मैं समझता हूँ कि ये तो जाती हो जाती है। और केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिया है बुलाने का, हम उसका स्वागत करते हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी, आप इसे क्या महज कानून व्यवस्था का ही मसला मानते हैं? आपको लगता है कि सिर्फ पुलिस बेलगाम हो गई है पश्चिम बंगाल में, या मसला कुछ और है? कानून व्यवस्था को लेकर हालांकि आप ममता सरकार को घेरते रहे हैं, क्योंकि आप लोगों की तरफ से यह भी आरोप लगाया गया है कि जो हमला हुआ उसके पीछे टीएमसी के कार्यकर्ता थे। तो यह महज कानून व्यवस्था का मसला है, पुलिस बेलगाम है, या वजह कुछ और? देखिए, दो चित्र हैं। सिलीगुड़ी में युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं ने सरकार में भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन किया सिलीगुड़ी में। वहाँ पुलिस टीयर गैस का उपयोग करती है, वहाँ पुलिस पैलेट गन चलाकर कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला करती है, वहाँ लाठीचार्ज करती है, वहाँ वाटर कैन का उपयोग करती है।
जबकि वह राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं का घोषित कार्यक्रम था। कल वहाँ गुंडों की गुंडाई थी। वहाँ पर जानकारी हमने शासन, प्रशासन, केंद्र सरकार सबको दे दी थी। यदि वो गुंडे पुलिस के सामने उसके बाद भी गुंडाई करें, जानलेवा हमला करें, एक सेकंड के लिए तो हमें ऐसा लगा कि पुलिस खड़ी हुई है, लोग हमको मार रहे हैं, हमारे ऊपर पत्थरों की बारिश कर रहे हैं, हम अपने देश में हैं कि कहीं दूसरे देश में हैं, कि पाकिस्तान में तो नहीं आ गए, ऐसा हमें थोड़ी देर के लिए लगा। क्योंकि जिस तरीक़ा का हमला हुआ, जिस तरह का खतरा वहाँ हमें दिखा, वो बहुत चिंताजनक था। और मैं समझता हूँ ईश्वर की कृपा से वहाँ से बच के निकले। और ये जो सरकार का फेलियर है, ये निश्चित रूप से ममता जी को मुख्यमंत्री बने रहने का अधिकार नहीं देता है। कैलाश विजयवर्गीय जी, वही थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रही हूँ मैं आपसे कि दो बातें हैं। एक तो ये कि ममता बनर्जी की भी नहीं सुन रही है वहां की पुलिस, इतनी बेलगाम हो गई है। दूसरी बात ये कि जानबूझकर पुलिस पर कंट्रोल नहीं किया जा रहा है, क्योंकि आप लोग तो यही आरोप लगाते रहे हैं कि जब जब बीजेपी के नेता कोई भी कार्यक्रम करते हैं, किसी घटनास्थल पर जाने की कोशिश करते हैं, तो ममता सरकार रोक देती है, ममता सरकार पुलिस पर दबाव डालती है। तो ये दो बातें हैं, या तो ममता सरकार, ममता बनर्जी पुलिस को हैंडल नहीं कर पा रही हैं, या फिर जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। देखिए, मेरा ख्याल है कि आप ये जो प्रश्न मुझसे कर रहे हैं, उत्तर भी आपके सामने ही, और आपके टीवी पे कल हमने देखा कि घटना हुई, घटना बहुत शर्मनाक थी। आपने भी कहा शर्मनाक है, सारा देश कह रहा है शर्मनाक है। उस समय मुख्यमंत्री की भूमिका क्या होना चाहिए थी? मुख्यमंत्री का बयान क्या आया? मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये तो उन्होंने ही करवाया, मतलब इस घटना के ऊपर उन्होंने संरक्षण देने की कोशिश की। यह घटना में जो भी कुछ हुआ वो बीजेपी के लोगों ने किया, पुलिस ने कुछ नहीं किया, टीएमसी के गुंडों ने कुछ नहीं किया। जब जवाबदार व्यक्ति, मुखिया, यदि इस प्रकार के कृत्य को ढांकने की कोशिश करे, इसका मतलब है कि यह कृत्य उनके संरक्षण में हुआ, उनके इशारे पे हुआ, और मुख्यमंत्री के इशारे पे ये सब हुआ है। और इसलिए मैं नहीं समझता कि मुख्यमंत्री ममता जी को मुख्यमंत्री बने रहने का अधिकार है। यानी सीधे सीधे ये मानकर चला जाए, आप कह रहे हैं कि ममता बनर्जी जानबूझकर पुलिस पर दबाव डाल रही है और पुलिस वहां पर बेलगाम है, ये मान लिया जाए? नहीं, उनके इशारे पे कर रही है। ठीक है। जब मैंने आपको दो उदाहरण बताया कि सिलीगुड़ी में हमारे ऊपर हमला होता पुलिस के द्वारा, यहाँ पर पुलिस और गुंडे दोनों हमला करते हैं मिलकर, इसका मतलब हमला कौन कर रहा है? हमला पुलिस कर रही है, हमला गुंडे कर रहे हैं। किसके ऊपर हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर हो रहा है। मतलब टारगेट तो एक ही है जी। और इसलिए हमारा ये मानना है कि ये ममता जी के इशारे पर हो रहा है। गृह मंत्रालय सख्त है इस पूरे मामले को लेकर। कल हमने देखा कृषि मंत्री ने भी इस मामले की निंदा की, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की तरफ से भी निंदा की गई। पीएम से आपकी इस पूरे हमले पर, इस पूरी घटना पर कोई बातचीत हुई है? कल उन्होंने रात को मुझे फ़ोन किया था मेरे हालचाल जानने के लिए, कार्यकर्ताओं के हालचाल जानने के लिए। उन्होंने पूछा कि कितने कार्यकर्ता घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि उन सब घायल कार्यकर्ताओं की ज़रा चिंता करिएगा और सब लोग स्वस्थ रहिए। उन्होंने आशीर्वाद दिया हमको। लेकिन सौगत रॉय तो कह रहे हैं, आप कल दिखा भी रहे थे किस तरीके से आपके भी हाथ में चोट लगी थी, अगर आप अभी दिखा पाएं कैलाश विजयवर्गीय जी, और आपके कई और नेताओं को भी नुकसान पहुंचा था। लेकिन सौगत राय कह रहे हैं कि आप सभी लोग सुरक्षित थे। नहीं, देखिए, ये मेरे पास ये देख लीजिए, ये लिगामेंट मेरा ब्रश हुआ। डॉक्टर कह रहे थे कि इसको ऐसा बेल्ट बांध के रखिए। मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा कि एक जरा सी चोट के लिए मैं बेल्ट बांध के रखूं। मैंने जरा सा यहाँ पर स्टिकर जैसा लगा दिया है, पर मेरे लिगामेंट में फ्रैक्चर है। तो अब लिगामेंट का फ्रैक्चर आप समझ सकते हैं कि हड्डी से ज़्यादा ख़राब होता है। पर ठीक है, हमें कोई इससे किसी सहानुभूति नहीं बटोरना है, और इसलिए ना मैंने पट्टा बांधने के लिए भी मना कर दिया। और पर अब ठीक है, जो भी घटना हुई है उसका सामना करना हमारा दायित्व है। ममता बनर्जी का बयान आया। ममता बनर्जी कह रही है कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में कुछ नहीं है, बंगाल जो है वो टीएमसी का है। उस पर आप किस तरीके से रिएक्ट करेंगे? देखिए, बंगाल की जनता का है। बंगाल
स्वामी विवेकानंद का है, रविन्द्रनाथ टैगोर का है। उनके संस्कारों से पल्लवित एक प्रदेश है। बंगाल की एक अपनी संस्कार है, अपनी संस्कृति है, कला है, साहित्य है। जिस प्रकार के शब्दों का उपयोग ममता जी ने माननीय नड्डा जी के लिए किया है, वो बंगाल की संस्कृति नहीं है, वो बंगाल के संस्कार नहीं है। और ऐसा बंगाल हम नहीं देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं वो सोनार बांग्ला जो रविन्द्रनाथ टैगोर का बढ़िया संगीत बजता हो, जहाँ चैतन्य महाप्रभु की भक्ति रस का प्रवाह हो, जहाँ स्वामी विवेकानंद का नौजवानों को जोश भरने वाला सृजन हो, वो बंगाल देखना चाहते हैं। क्या हम बम और गोली वाला बंगाल देखना चाहते हैं? क्या हम इस प्रकार के गुंडाई वाला बंगाल बनाना चाहते हैं? प्रदेश की जनता को तय करना है। और आने वाले विधानसभा चुनाव में ममता जी आपको इसका जवाब प्रदेश की जनता देगी। मैं नहीं दे रहा हूँ, प्रदेश की जनता देगी। एक छोटा सा सवाल, उस पर आपका रिएक्शन। कल सौगत रॉय ने कहा कि अगर बीजेपी ममता बनर्जी के गढ़ में जाएगी तो फिर वहां पर वहां के लोगों की जो ममता समर्थक है भावनाएं तो भड़केंगी। उसको किस तरीके से आप रिएक्ट करेंगे? देखिए, सौगत राय जी बड़े गंभीर नेता मैं मानता हूं उनको। ऐसा मानता हूं कि वो सीनियर लीडर है, पर वो इस प्रकार का बचकाना बयान दें, मुझे उनसे अपेक्षा नहीं थी। इस प्रकार किसी का कोई प्रदेश होता है, किसी का कोई क्षेत्र होता है क्या? जनता का होता है। जनता के बीच में जाना, वो अपनी बात कहें, हम अपनी बात कहें, यही तो डेमोक्रेसी है। ये कोई हिटलरशाही थोड़ी है कि आप हमारे क्षेत्र में कैसे आ गए जी। ये तो हिटलरशाही का समर्थन करना हुआ। ये तो कि आप ममता जी के क्षेत्र में कैसे चले गए, आप उनके भतीजे के क्षेत्र में कैसे चले गए? क्या उनका खुद का साम्राज्य क्या वो? क्या ये सामंतशाही है क्या? उनके क्षेत्र में नहीं जा सकते? डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी की खूबसूरती है ये कि आप अपनी बात कहें, हम अपनी बात कहेंगे, एक दूसरे को अपनी बात कहना, यही तो प्रजातंत्र की खूबसूरती है। तो क्या उनको प्रजातंत्र पर विश्वास नहीं है? मैं सौगत राय जी से पूछना चाहता हूँ। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के महामंत्री और पश्चिम बंगाल के प्रभारी भी हमारे साथ जुड़े, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि ये हिटलरशाही है। पश्चिम बंगाल सबका है। पश्चिम बंगाल क्या ममता का साम्राज्य है जो बीजेपी को रोका जाता है? आपको बता दें, जिस तरीके से पूरा हमला हुआ था उसको लेकर न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में ममता बनर्जी के उन आरोपों को जेपी नड्डा ने खारिज कर दिया, जिनमें ममता बनर्जी ने यह आरोप लगाया था कि जो हमला हुआ उसके पीछे बीजेपी के ही लोग थे। जेपी नड्डा ने यह भी दावा किया कि अगले साल विधानसभा चुनाव में बंगाल से ममता सरकार का सफाया हो जाएगा। हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है, लेकिन स्वागत जैसे आपका यहाँ पर हुआ, उसे क्या कहेंगे? देखिए, ममता जी के राज में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो क्रम्बल डाउन कर गया है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, सिस्टम्स कोलैप्स कर गए और कट मनी यहाँ पर पूरी तरीके से फल फूल रहा है। और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर दमनकारी नीति चलाए हुए हैं हमारे बंगाल की जनता पर। ऐसे में हमारी ये जिम्मेवारी बनती है कि भारतीय जनता पार्टी लोगों को जागृत करे, लड़ाई की तैयारी करे, लड़ाई यानी प्रजातांत्रिक तरीके से लड़े। और मुझे दिख रहा है कि बंगाल की जनता ने उनको नमस्कार कह दिया है, ज़मीन उनकी खिसक चुकी है और भारतीय जनता पार्टी को वो आशीर्वाद देने के लिए आतुर हैं। आने वाले इलेक्शन में वो करेंगे। जहाँ तक आपने सिटी ऑफ जॉय कहा या बंगाल के बारे में, तो बंगाल तो बहुत रिच कल्चर और ट्रेडिशंस के लिए जाना जाता है। ये तो रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि के लिए जाना जाता है, ये तो रविंद्र संगीत के लिए जाना जाता है, ये तो रविंद्र जी की कल्चर के लिए जाना जाता है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी की, विवेकानंद जी की धरती है, रामकृष्ण परमहंस की धरती है, सांस्कृतिक और अध्यात्म की धरती है। लेकिन ममता जी ने इसको ऑल टाइम लो ले आकर के खड़ा कर दिया है। इसलिए ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम बंगाल के कल्चर, रिच कल्चर को फिर से उस वैभव पर ला करके खड़ा करें। आप भाजपा अध्यक्ष हैं, आप देश भर में घूमे हैं, घूमते हैं, क्या ऐसा पहले कभी आपने देखा है? जो आज हुआ उसे कैसे कहेंगे उसके बारे में? देखिए, मैंने कहा ना कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रम्बल डाउन कर गया है और ममता जी का टॉलरेंस लेवल राजनीतिक दृष्टि से वह है नहीं। इसलिए वो उनका प्रजातांत्रिक तरीके पर विश्वास ही नहीं है।
जिस तरीके का उन्होंने राजनीतिक जीवन गुजारा है उसमें हम ये बड़े स्पष्ट शब्दों में कह सकते हैं कि उनका विश्वास प्रजातांत्रिक तरीकों पर है नहीं, और जिस तरीके का भाषा वो इस्तेमाल करती हैं वो उनके संस्कार के बारे में बहुत कुछ बताता है। ये प्रजातांत्रिक तरीके नहीं होते हैं, और बंगाल की जनता, मैं ये महसूस करता हूँ कि कहीं न कहीं इससे बंगाल के संस्कृति को आघात पहुँचता है। गाड़ियां टूटी और पत्थर चले, बावजूद इसके ममता बनर्जी ये कहती हैं कि जो भी हुआ बीजेपी उसके पीछे है और नाटक कर रही है, अपने ही लोगों को सजा करके ये घटना जो है इसको अंजाम दिलाया। ये उनकी छोटी सोच का नतीजा है। इसी तरीके से उन्होंने जीवन गुजारा है और इसी तरीके से उनको अभी तक किसी का चैलेंज मिला नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी का चैलेंज मिला है, उनको समझ में आएगा दूध का दूध पानी का पानी होगा, सच्चाई सामने आएगी। आने वाले चुनाव के पहले क्या सीएए लागू होगा, ज़मीनी हकीकत बनेगा? देखिए, वो एक्ट बन चुका है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन का विषय है, लॉ बन रहे हैं, रूल्स बन रहे हैं, जैसे रूल्स बनेंगे वो इम्प्लीमेंट